वेलकम बच्चों। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म में भी और हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, और ये हमारे आगे तक काम आने वाला है, यानी हमारा जो भी एजुकेशनल सफ़र चलने वाला है उसमें हमारे आगे तक साथ देगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग एकदम फोकस करके एकदम ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये शब्द है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है स्टीरियो प्लस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो स्टीरियो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पेस या फिर 3D। स्पेस या 3D मतलब वो जगह जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या समझेंगे, एटम या फिर ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी एटम की पोजीशन हम लोग जब 3 डायमेंशंस में डिस्कस करते हैं, यानी 3 डायमेंशंस की हेल्प से हम किसी भी एटम की या ग्रुप की पोजीशन निकालते हैं किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस जगह को हम लोग स्पेस कहते हैं या 3D कहते हैं। ठीक है, और आइसोमेरिज्म का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, वो फिनोमेना जिसके अंदर हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों शब्द मिल गए, स्पेस एंड आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन किस में, स्पेस में, 3D में। 2D की बात नहीं करें, 2D में स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है, लेकिन 3D में स्ट्रक्चर जब सेम होगा तब हम लोग बात करेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो अगर मैं पूछूं कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म की हम लोग डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different configuration, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम इसे कहते हैं, आर नोन एज स्टीरियोआइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज नोन एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बात कही कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका डिफरेंट क्या है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन वो होती है उसका जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है वही उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन यानी एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं टोटल 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप्स, पहला होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स। ठीक है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, और तीसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन से आइसोमेरिज्म्स हो गए हमारे पास में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो हमारा टॉपिक का नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो मैंने कहा कि ये आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ एल्केन्स शो करते हैं, ऐसा क्या एल्केन्स में खास है? तो एल्केन्स में खास है उनके अंदर प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। हम लोग जानते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स होते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हम जानते हैं ये बात। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो दो ऑर्बिटल्स की, किसकी? दो ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग, आप इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो या फिर कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण से सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है, दो एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होते हैं शेप के अंदर, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, ये बॉन्ड कहलाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। या फिर दो पी ऑर्बिटल, ठीक है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, देख लो कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पे दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी कहलाया सिग्मा बॉन्ड। या फिर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो इनके बीच में भी जो ये ओवरलैपिंग हुई है यहाँ, इससे भी बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो तीन तरीके से सिग्मा बॉन्ड बेसिकली बनते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन में दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो ये किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे? तो चलिए हम लोग एल्केन्स में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण से कार्बन, दोनों कार्बन का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से होता है 1 2 3। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो इस तरह से बनाया। ये एक कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस वाले कार्बन का। अब ये वाला कार्बन भी है हमारे पास में, तो इस कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह हो जाएगा? वो होगा कुछ इस तरह से, या फिर थोड़ा सा इसे इधर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये दोनों कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल के, इस तरह से यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये बन रहा है ये कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बाकी बचे तीन हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, एक एक ऑर्बिटल से। तो ये जो ईथेन है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब बात ये है कि ये जो सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ये सिंगल बॉन्ड को मैं एज इट इज़ रखूं, एक कार्बन को मैं एज इट इज़ रखूं, और अगर मैं दूसरे कार्बन से जुड़े हुए इन ग्रुप्स को अगर मैं रोटेट करूं तो क्या मेरे सिंगल बॉन्ड को कोई प्रॉब्लम होगी? प्रैक्टिकली देखो, अगर ये मेरा एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है और इनके बीच में जो मार्कर है ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो मैं एक कार्बन को स्टेडी रखूं और दूसरे कार्बन को रोटेट करूं तो क्या मेरे बॉन्ड को कोई प्रॉब्लम हो रही है?
मेरा बॉन्ड एज इट इज़ है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। यानी कि मेरा जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है फ्री रोटेशन। ये फ्री रोटेशन अलाउ कर रहा है। इसके अलोंग मैं इजीली अपने कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को रोटेट कर सकती हूँ। तो जब मैं रोटेट करूँगी, मेरा अरेंजमेंट अभी कुछ इस तरह से है। अगर मैंने रोटेट किया तो इस तरह से रोटेट करते ही अरेंजमेंट चेंज हो गया, और रोटेट किया तो और चेंज हो गया। तो जैसे जैसे मैं रोटेट कर रही हूँ, मेरे कार्बन और कार्बन से जुड़े ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। अरेंजमेंट चेंज होगा यानी क्या चेंज हो जाएगी, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। यानी जब फ्री रोटेशन होगा तो फ्री रोटेशन होने से हमारे कॉन्फ़िगरेशन बदलती जाएंगी और हमें क्या मिलेंगे, नए नए आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म देख रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे कन्फर्मर्स। आई बात समझ में किस तरह से एल्केन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाती है और नए नए कन्फर्मर्स मिलते जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए फटाफट से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different configuration obtained due to free rotation along C single bond C are known as कन्फर्मर्स, या फिर बोल सकते हैं इसे रोटामर्स क्योंकि रोटेशन से मिलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इन्हें कॉन्फर्मेशंस। ठीक है। एंड द फिनोमेना is known as conformational आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, यानी कि है इनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक की डेफिनेशन हो गई, लेकिन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगे हमारे कन्फर्मर्स या रोटामर्स या फिर कन्फर्मेशंस, और ये फिनोमिना कहलाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अगर आप चाहें तो आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दो टाइप्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड के कन्फर्मर्स को या रोटामर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड के कन्फर्मर्स बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल इथेन का। इथेन के अंदर यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको मैं अगर ओपन करके ड्रॉ करूँ तो
कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सॉहर्स ने कहा कि ये जो इथेन है इसके अंदर एक कार्बन तो लेट करो फ्रंट और दूसरा कार्बन लेट करो रियर, यानी कि एक कार्बन तो है फ्रंट कार्बन आगे की तरफ और दूसरा है रियर कार्बन पीछे की तरफ, ठीक है। ये 2 कार्बन हम लोगों ने हमारे दिमाग में इमेजिन कर लिए और फर्स्ट कार्बन को इसने जो है रिप्रेजेंट किया डॉट से, इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारा फ्रंट कार्बन है तो रियर कार्बन इसके पीछे बनेगा, तो ये बनाया इसने रियर कार्बन, ठीक है। फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, या फिर मैं इसे F लिख देती हूँ, यहाँ इसे R, फ्रंट रियर। अब फ्रंट रियर कैसे है ये, क्योंकि हमने 3D स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं क्यूब का 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये मेरा क्यूब है, इसका 3D स्ट्रक्चर है, तो इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि ये वाली जो साइड है ये आगे की तरफ है और वो वाली जो साइड है वो पीछे की तरफ है कि नहीं। तो उसी तरह से ये वाला जो कार्बन है ये आगे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन मेरा पीछे वाला कार्बन है, ठीक है। अब आगे वाले और पीछे वाले कार्बन के अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड को मैंने एक लाइन से शो कर दिया, अब फर्स्ट कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन और सेकंड कार्बन से भी जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो मैंने इस तरह से ड्रॉ किए एक प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैं इन्हें नाम दे दूँ ताकि कंफ्यूजन न हो कौन सा हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, तो मान लीजिए ये है हाइड्रोजन ए, ये हाइड्रोजन बी और ये है हाइड्रोजन सी, एज्यूम करा है हमने, ठीक है। अब ऐसे रियर कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसके भी 3 हाइड्रोजन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसे मान लीजिए हाइड्रोजन X, ये Y और ये Z। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बना 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आगे की तरफ है कार्बन, वो पीछे की तरफ है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा कि क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बात करता है फ्री रोटेशन की, ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अब क्या करना है, अब इसको हमें रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट कैसे करेंगे भाई, हमने मान लिया 60 डिग्री का रोटेशन किया, एक कार्बन को रखना है स्टेडी, तो मान लीजिए मैंने मेरे फ्रंट कार्बन को तो एज इट इज रखा स्ट्रेट जैसा है वैसा, ठीक है। और पीछे वाले कार्बन को रोटेट किया, तो रोटेट जब मैं करूँगी तो मेरा फ्रंट कार्बन तो वैसा ही रहेगा, तो ये है मेरा फ्रंट कार्बन और ये है मेरा रियर कार्बन। कार्बन तो दोनों अपनी जगह पर ही रहेंगे, लेकिन जब रोटेट होंगे तो पोजीशन जो से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनकी चेंज हो जाएगी। तो फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ये इस तरह से है, ये HA, ये है HB और ये है HC, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 60 डिग्री का रोटेशन किया तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला इधर आएगा, किस तरह से, यहाँ पे ये HY जो है ये वाला हाइड्रोजन इधर से होने की बजाय इधर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अब ये दोनों भी रोटेट होंगे तो HX कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो HZ है ये कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। आया कुछ स्ट्रक्चर समझ में, किस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर था, जब रोटेट किया तो अब क्या हो गया, अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि रोटेट होते ही अब ये जो हाइड्रोजन थे इनकी एग्जैक्ट पोजीशन जो थी XYZ प्लेन से अब वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। HX हाइड्रोजन अब इधर आ गया है, HY हाइड्रोजन अब इधर आ गया है, इसलिए मैंने इनको नेमिंग दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा हाइड्रोजन किधर मूव किया है बेसिकली। तो अब हमें 2 स्ट्रक्चर्स मिले, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6। दोनों का ही 2D में स्ट्रक्चर सेम है, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन दोनों का जब हम लोगों ने 3D में स्ट्रक्चर देखा तो कितना डिफरेंट है। आई बात समझ में, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये बात एकदम अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। अभी जो 2 स्ट्रक्चर मिले हैं इन दोनों के नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एक्लिप्स्ड और ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टैगर्ड। अब ऐसा क्यों, ये इक्लिप्स्ड और वो स्टैगर्ड, ऐसा इसलिए इक्लिप्स जो होता है यानी कि एक बॉडी के पीछे दूसरी बॉडी छुप जाती है। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग बॉडी ना लेके क्या लेंगे, एटम लेंगे, छोटे माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं।
तो एक एटम के पीछे जब दूसरा एटम छुप गया तो इसे मैंने इक्लिप्स बोला। यहाँ पे ध्यान से देखो, Ha हाइड्रोजन के पीछे HX है, यानी ये वाला हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के जस्ट पीछे ये कार्बन है। ये फ्रंट है, ये रियर है ना, तो ये आगे की तरफ है, वो पीछे की तरफ है। हम लोग इसे साइड व्यू देख रहे हैं, साइड की तरफ से, ताकि हमें दिखाई दे कि भाई कौन सा कहाँ है। इसे अगर मैं आगे से देखूँ तो आगे से देखने में मुझे इसके पीछे ये नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को छुपा लेंगे। HA HX को छुपा लेगा, HB HY को छुपा लेगा और HC HZ को छुपा लेगा। तो बिल्कुल हमें आगे से सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये नहीं आएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया? एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? HA के पीछे कोई हाइड्रोजन नहीं है और जो यहाँ पे HY के पीछे आगे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी सारे के सारे जो मुझे हाइड्रोजन है सामने से देखने पे मुझे नज़र आने वाले हैं, एक्लिप्स नहीं होने वाले, इसलिए इसको नाम दिया स्टैगर्ड। अभी जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बड़ी डिफरेंट है। क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है? पहली प्रॉपर्टी है रिपल्शन। रिपल्शन यानी कि दो सेम जैसे हम लोग चार्जेस में पढ़ते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वैसे ही जो लाइक एटम्स होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा कब होता है? जब दोनों एटम्स के बीच में, यानी फिर दोनों ग्रुप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो। जब डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा। अब ज़रा इक्लिप्स के स्ट्रक्चर को देखो। इक्लिप्स जो फॉर्म होती है, इनके अंदर सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। क्या? डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर ग्रुप्स इज मिनिमम। तो यहाँ पे रिपल्शन, क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे के पास है, इतने पास भी नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू स्टैगर्ड ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है, इस वजह से रिपल्शन क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। और स्टैगर्ड की बात करें तो अगर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, या फिर इस हाइड्रोजन और इन दो हाइड्रोजन में भी देखूँ मैं, तो दूरी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से दूरी ज़्यादा होगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है? रिपल्शन जो होता है वो लेस होता है। यानी स्टैगर्ड के अंदर, एक्लिप्स्ड के अंदर क्या होगा? रिपल्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। और हम एक इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं कि रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है। तो रिपल्शन अगर एक्लिप्स्ड में ज़्यादा है तो स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? स्टेबल हो जाएगा ज़्यादा स्टैगर्ड एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। आई बात समझ में? ये बहुत ही दो प्रॉपर्टीज़ है, रिपल्शन और स्टेबिलिटी। एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगा। स्टैगर्ड का रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमने देखा कि हमने किसी एक कंपाउंड की कन्फर्मर्स बनाए सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, इस तरह बने, है ना। दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो अब हम लोग समझ रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर न्यूमैन ने क्या कहा? न्यूमैन ने बेसिकली ये कहा कि ठीक है, एक कार्बन हमारा फ्रंट कार्बन है, दूसरा रियर कार्बन है, लेकिन मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा। मेरे पास एक नया तरीका है। क्या तरीका है वो? कि फ्रंट जो कार्बन है इसे मैं दिखाऊंगा डॉट से। ठीक है। फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन्स, HA, HB और HC। ये ABC बेसिकली मैं सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसलिए लगा रही हूँ, वैसे तीनों हाइड्रोजन ही है। ठीक है। HA, HB, HC। और ये जो दूसरा रियर कार्बन है इसे मैं दिखाऊंगा एक सर्कल से। ये जो कार्बन है ये बेसिकली फ्रंट कार्बन के पीछे सिचुएटेड है, इसके पीछे सिचुएटेड है, लेकिन हम लोग इसे शो कैसे कर रहे हैं? हम लोग इसे शो कर रहे हैं एक सर्कल से। ठीक है। पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जो 3 हाइड्रोजन है ये इन हाइड्रोजन्स के पीछे है, HX, HY और HZ।
तो मैंने ये जो डॉट डॉट से लाइन बनाई है, ये पहली बात तो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है उससे जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़, मैंने इनको थोड़ा सा साइड में बनाया है, लेकिन ओरिजिनली ये साइड में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है ये जो एच बी के पीछे प्रेजेंट है, एच वाई जस्ट पीछे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में मुझे नज़र नहीं आता कि इसके पीछे प्रेजेंट है, तो मैंने थोड़ा सा साइड में बनाया है। ये एक नॉर्मल सी बात है। एच एक्स एच ए के जस्ट पीछे है, लेकिन क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है इसलिए हमने उसे थोड़ा सा साइड में बनाया है और थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया है मैंने, और डॉट डॉट वाली लाइन से बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैं इसे करूँ रोटेट 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री रोटेट करने पर मैं मान लो मेरे फ्रंट कार्बन को एज इट इज़ रखूँगी, रियर कार्बन को रोटेट करूँगी। तो फ्रंट कार्बन को मैंने डॉट डॉट से मतलब डॉट से शो किया, ये हो गया मेरा एच ए, एच बी और एच सी। ठीक है, अब अगर मैंने इससे पीछे वाले कार्बन को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो रोटेशन किया है मैंने, तो रोटेट करते ही होगा ये एच वाई इस एच बी के पीछे से निकल कर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे एच वाई, एच एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और एच जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो हमने इससे पहले सॉहर्स वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये उसको अगर फ्रंट से देखें तो कुछ इस तरह का ही नज़र आने वाला था। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, अच्छे से छुपा दिया है। एच ए, एच बी, एच सी जो है ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स को एकदम इजीली एक्लिप्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सारे हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं। यानी ये है हमारा एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर और ये है हमारा स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रॉपर्टीज वही है सारी। रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा, एक्लिप्स में ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी। यही बात समझ में। तो ये तरीका होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास में है ब्यूटेन, उसके ज़रा हम लोग देख लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहर्स भी बना सकते हैं, बात वही है, लेकिन हम लोग एक बार न्यूमैन बना के देख लेते हैं, वो बड़े ईजी है बनाना। किसकी बात कर रही हूँ मैं? ब्यूटेन, यानी एन ब्यूटेन की। CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा, क्वेश्चन था कि CH3 ऐसे लिखते हैं या H3CH3 ऐसे नहीं लिखते क्या? ऐसा है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 ये भी सही है, और H को भले इधर लिख दो तो भी सही है, बात कोई चेंज नहीं होने वाली। बेसिकली हम लोग बात यही है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर या इस वाले तरीके के अंदर हम लोग कार्बन कार्बन में बॉन्ड दिखाते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इन कार्बन से जुड़े हुए हैं, ना कि दूसरे कार्बन से। ये भी तरीका सही है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, दोनों तरीके सही हैं, आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो कौन सा फ्रंट लूँ कौन सा रियर लूँ? तो इसके अंदर कॉमन सेंस वाली बात है कि बीच का जो कार्बन है इसमें से एक को फ्रंट ले लो, दूसरे को ले लो रियर, और इन दोनों कार्बन्स को छोड़ दो मतलब अब इस कार्बन के एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन को मैंने शो किया डॉट से। ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, ये H और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, आगे वाले कार्बन का काम खत्म। अब ड्रॉ करते हैं पीछे वाला कार्बन, सर्कल की हेल्प से शो किया। पीछे वाले कार्बन से भी मेरे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा CH3 ग्रुप। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैंने इसे रोटेट किया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री रोटेट करते मेरा हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे से निकल के यहाँ आ जाएगा बीच में। तो फ्रंट कार्बन तो मेरा एज इट इज़ है, उसको मैंने रोटेट नहीं किया है। उससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन और ये CH3 ग्रुप, ये है मेरा पीछे वाला कार्बन। उससे जुड़े हुआ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा बीच में। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा बीच में, और ये CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर से मैंने इसे रोटेट किया 60 डिग्री, तो मेरा फ्रंट कार्बन एज इट इज़ है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ठीक है। रियर कार्बन को मैंने फिर से रोटेट किया है, तो ये हाइड्रोजन अभी CH3 के पीछे चला जाएगा, हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा CH3 ग्रुप, ठीक है। फिर से मैंने 60 डिग्री रोटेट किया। तो मैं इतना रोटेट क्यों कर रही हूँ, पिछले वाले में तो मैंने सिर्फ एक बार रोटेट किया था। एक बार रोटेट करने के बाद अगर मैं वापस रोटेट करती तो वापस मेरा वही स्ट्रक्चर आ जाता। यहाँ पर मैं रोटेट कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर अभी तक वापस मिला नहीं, तो जब तक ये नहीं मिलेगा मुझे, मैं रोटेट करती रहूँगी, तो वो सारे आइसोमर्स काउंट होंगे, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन मेरा एज इट इज़ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड CH3, ठीक है। और ये रहा मेरा रियर कार्बन। रियर कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है अब ये बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैंने रोटेट किया 60 डिग्री। ये मेरा फ्रंट कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ये रहा मेरा रियर कार्बन। अब ये हाइड्रोजन CH3 के पीछे चला जाएगा, हाइड्रोजन, ये CH3 इसके पीछे आएगा, CH3 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर 60 डिग्री रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद में ये रहा मेरा फ्रंट कार्बन, इससे जुड़े हुए ग्रुप्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड CH3, और ये रहा मेरा रियर कार्बन, ठीक है। अब ये CH3 यहाँ बीच में आएगा, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूँ तो मुझे वापस से मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, ये CH3 इसके पीछे, ये हाइड्रोजन उसके पीछे और ये इसके पीछे, ठीक है। आई बात समझ में। अब मेरे को कितना आइसोमर्स मिले टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात देखो, हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कितना कमाल का है, कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबका 2D स्ट्रक्चर सेम है, पर 3D स्ट्रक्चर में 6 आइसोमर एक ही कंपाउंड के मिल रहे हैं। और आगे देखोगे तो मतलब दूसरे कंपाउंड्स अगर हम लोग देखें, दूसरे हाइड्रोकार्बन्स थे तो इस 6 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इसी पे बात कर रहा है कि 3D स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है। आई बात समझ में। अब इन सब के भी अलग अलग नाम है। क्या नाम है? पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, और इस CH3 ग्रुप के पीछे ये CH3 ग्रुप, यानी कि सारे के सारे सेम ग्रुप्स है ना, उन्होंने एक दूसरे को छुपा लिया। हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, CH3 के पीछे CH3, कार्बन के पीछे कार्बन, पूरी तरह से इक्लिप्स हो रहा है। यानी इसका नाम क्या हो गया? फुल्ली इक्लिप्स। इसका नाम हो गया फुल्ली इक्लिप्स। सारे सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे को छुपा रहे हैं और सारे सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है। आई बात समझ। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इक्लिप्स तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि मुझे सारे के सारे हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेम ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस भी मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम भी नहीं है। ये देखो CH3 ग्रुप के बीच का डिस्टेंस एज कंपेरेटिवली तो पास ही है, माना ये आगे है, ये वो पीछे है, लेकिन इतना मैक्सिमम भी नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच का है। इसको बोलते हैं गॉश, GAUCH, या फिर बोलते हैं इसे स्क्यू। इस स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। अब फिर रोटेट किया हम लोगों ने, तो फिर से मुझे सारे तो नज़र नहीं आ रहे, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छुप रहा है, CH3 के पीछे भी हाइड्रोजन छुप रहा है, क्योंकि CH3 बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, तो छुप जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के पीछे वो CH3 बेचारा छुप नहीं पा रहा, क्योंकि CH3 बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो नहीं छुप पा रहा। हाइड्रोजन छोटा हो गया, CH3 बड़ा, तो इसीलिए फुल इक्लिप्स तो नहीं है, पार्शियल इक्लिप्स है, ठीक है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर से हमने इसे 60 डिग्री रोटेट किया। तो अब अगर मैं देखूँ तो सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है। कैसे? CH3 आगे की तरफ है और यहाँ साइड में है, वो वाला CH3 पीछे की तरफ है और उस साइड में है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम पोजीशन पे, एकदम अपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है? मेरा स्टैगर्ड
और इसे हम लोग बोल सकते हैं एंटी। एंटी मतलब एकदम अपोजिट, मैक्सिमम डिस्टेंस है सिमिलर ग्रुप्स के बीच में, तो ये एक्चुअल स्टैगर्ड है। फिर से जब मैंने रोटेट किया तो फिर से मुझे सारे तो नज़र नहीं आ रहे, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छुप रहा है, CH3 के पीछे हाइड्रोजन छुप रहा है, फिर से इस हाइड्रोजन के पीछे अब ये CH3 नहीं छुप रहा, यानी ये भी कौन सा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और अब वापस रोटेट किया तो सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, यानी ये वाला जो सेम स्ट्रक्चर था गॉश या फिर स्क्यू। ठीक है, तो मेरे छहों के छहों जो स्ट्रक्चर्स थे उनके मैंने नाम जान लिया और नाम के पीछे का कारण भी जान लिया। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लेकिन उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेती हूँ। पहली प्रॉपर्टी है रिपल्शन की। किसकी प्रॉपर्टी है पहली, रिपल्शन। तो ज़रा इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी है मेरी रिपल्शन। रिपल्शन किस बेसिस पे है कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मैं जानती हूँ ये फुल्ली फ्लिप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिमिलर ग्रुप्स में मिनिमम डिस्टेंस है, यानी जो हमारा रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में होगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है तो फिर किसका आएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि इसमें ठीक है सिमिलर ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन फुल्ली इक्लिप्स से कम है, लेकिन बाकियों से तो ज़्यादा है, थोड़ा बहुत रिपेल तो करेंगे एक दूसरे को। तो जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर और हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है, इनके जो रिपल्शन है ये फर्स्ट से कम होगा, उसके बाद में इनसे कम किसका हो जाएगा, इनसे कम हो जाएगा गॉश का। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम तो नहीं है, मिनिमम भी नहीं है लेकिन मैक्सिमम भी नहीं है, थोड़ा बीच का डिस्टेंस है इनके बीच में, यानी रिपेल थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर और हमारा सिक्स्थ स्ट्रक्चर जो आया था। ठीक है, और सबसे कम किस में रिपल्शन होगा, हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर में, स्टैगर्ड में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो फोर्थ स्ट्रक्चर है ये हो गई रिपल्शन की, और स्टेबिलिटी की देखोगे तो एग्जैक्टली अपोजिट कर दो। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर हमारे थर्ड की और फिफ्थ की, उसके बाद में सेकंड की और हमारे सिक्स्थ वाले स्ट्रक्चर की, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर स्टैगर्ड वाले। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, सारे हमने इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए। अब एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट था फुल्ली इक्लिप्स्ड, सेकंड गॉश, थर्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, फिर से पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर से गॉश। आई बात समझ, और फिर आएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो हमने एक बार ये याद कर लिया, तो इस हिसाब से हम लोग हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एनर्जी किस बेस पे होती है, एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिपल्शन के। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी मुझे समझ आ गया कि जो रिपल्शन वाला ऑर्डर है, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड और फिफ्थ की, फिर सेकंड और सिक्स्थ की, और फिर फोर्थ की, एनर्जी का भी सेम यही ऑर्डर होगा। फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी फोर्थ की। आई बात समझ। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहला तो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन देखो, पहला है 60 डिग्री का एंगल रोटेट किया, फिर और 60 डिग्री किया तो यानी 120 हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, 120 डिग्री। इसके बाद में हम लोगों ने वापस से 60 डिग्री रोटेट किया तो 180 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में 240 डिग्री, इसके बाद में हमारा पूरा 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। आई बात समझ में, ये है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल से हम लोग रोटेट करते चले गए हमारे फर्स्ट कंपाउंड को, और ये है मेरी एनर्जी इस तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास में कंपाउंड था हाईएस्ट एनर्जी वाला, और ये मान लो मेरी लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी पे था मेरा फुल्ली इक्लिप्स्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, यानी फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया 60 डिग्री एंगल से, कितना एंगल से, 60 डिग्री एंगल से, तो मुझे मेरा जो स्ट्रक्चर मिला वो मिला गॉश। गॉश जो था वो मिनिमम तो नहीं था, यानी मिनिमम तक तो नहीं जाएगा यहाँ,
ये एक एनर्जी लेवल है मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये मुझे मिला। गॉश के बाद में मुझे मिला था पार्शियली इक्लिप्स्ड अगले 60 डिग्री रोटेशन पे, ठीक है। तो अगले 60 डिग्री रोटेशन पे मुझे पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्या फुल्ली इक्लिप्स जितनी एनर्जी होगी नहीं होगी, सिर्फ उससे कम होगी, ठीक है। तो ये मुझे मिला ये पार्शियली इक्लिप्स्ड अगले 60 डिग्री रोटेशन पे, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने रोटेट किया तो फिर मुझे क्या मिला था, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड की एनर्जी यानी पूरा 180 डिग्री मैंने रोटेशन कर दिया, स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम, ठीक है, सबसे कम एनर्जी स्टैगर्ड की। इसके बाद में जब मैंने फिर से रोटेशन किया तो मुझे फिर से मिला था पार्शियली इक्लिप्स्ड अगले मेरे 60 डिग्री रोटेशन पे। पार्शियली इक्लिप्स यानी यहीं पे आएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये मिला मुझे वापस से पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर से जब मैंने रोटेट किया तो मुझे फिर से मिला गॉश यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया गॉश। और इसके बाद में और जब हम लोग रोटेट करेंगे 360 डिग्री के बाद कितना हो जाएगा, ये 420 डिग्री। तो वापस से जब आप इसे रोटेट करोगे तो वापस से कहाँ जाएगा, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड के ऊपर यहाँ, और फिर इससे आगे इसी तरह चलता जाएगा, और ये आगे इस तरह ही चल रहा था, ठीक है। तो ये बना मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर मेरा ये सेकंड स्ट्रक्चर गॉश, फिर मेरा थर्ड स्ट्रक्चर पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर मिला मुझे मेरा फोर्थ स्ट्रक्चर एंटी या फिर स्टैगर्ड, ठीक है। फिर ये फिफ्थ स्ट्रक्चर था मेरा, वो भी पार्शियली इक्लिप्स था, ठीक है। फिर मिला मुझे वापस से मेरा सिक्स्थ स्ट्रक्चर, ये भी क्या था, गॉश था। और लास्ट स्ट्रक्चर भी क्या मिलेगा मुझे अगर मैं वापस से रोटेट करूँगी तो फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है। तो ये है मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसकी हेल्प में देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट की है, फिर पार्शियली की, फिर गॉश की, और सबसे कम है एंटी की, इस तरह से। तो ये हमारा आज का पूरा जो टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को लेके वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस को भी लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।